नमस्कार। आज हम प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विचार को आधार प्रदान करने वाले प्लेटो और अरस्तू जैसे विचारकों से पूर्व जो उनके समाज में प्रचलित था या जो प्रभावशाली था, जिन विचारों ने या जिन लोगों ने, जिन चिंतकों ने या चिंतकों के समूह ने उन विचारों का आधार तैयार करा या उन विचारों को तैयार करा जिसको विकसित कर या जिसके विरोध में अपने तर्क को विकसित कर प्लेटो और अरस्तू जैसे चिंतकों ने एक नूतन क्रमबद्ध राजनीतिक विचार की शुरुआत करी। सबसे पहले हम उस केंद्र की बात करेंगे जहाँ पे ये विचार जो है विकसित हुए और बाद में प्लेटो और अरस्तू के विचारों को प्रभावित करने के लिए एक वैचारिक आधार तैयार करा। वह स्थान था एथेंस। यूनान में कई सारे नगर राज्य थे, विद्वान, चिंतक, शिल्पकार और जैसे भी बहुत सारे लोग जो है एथेंस से बाहर भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। लेकिन केंद्र के रूप में, जो एक मुख्य केंद्र के रूप में एथेंस ही विकसित हुआ और उसके विकास का जो समय था, उसके प्रभाव में आने का जो मुख्य समय था वो था मैराथन का युद्ध। मैराथन का युद्ध एथेंस और पर्सिया यानी आधुनिक ईरान के बीच में हुआ था, जिसमें एथेंस ने पर्सिया को हराया और उसकी सेना को पीछे धकेला। इस घटना के बाद एथेंस जो है वह यूनान के नेता के रूप में एक तरह से स्वीकार किया जाने लगा और वो विकसित हुआ। उसी समय के दो जो इनके नेता थे, थेमिस्टोक्लीस और पेरिक्लीस। इनके समय में एथेंस जो है अपनी समृद्धि की चरम की ओर पहुंचना शुरू करा। जाहिर सी बात है, एक समृद्ध केंद्र बना। समृद्ध केंद्र में जो बौद्धिक वर्ग है वो आकर्षित हुए। इन्हीं बौद्धिक वर्गों में एथेंस के आसपास के नगर राज्यों के बौद्धिक व्यक्ति, जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता है। सोफिस्ट का अर्थ यूनान में बुद्धिमान होता है। यह एक शिक्षकों का ग्रुप था। जो ये शिक्षक थे जो कि एथेंस के आसपास के नगर राज्यों के बुद्धिमान व्यक्ति थे। एथेंस की ओर आए, शिक्षक के तौर पे आए और सामूहिक रूप से सोफिस्ट कहलाए। यह एक वास्तव में जो है वहाँ के एथेंस के जो समृद्ध कुलीन परिवार के लोग थे, उनको व्यवहारिक राजनीति, शासन कला, भाषण कला, तर्क पद्धति आदि की शिक्षा देते थे। इनका मूल उद्देश्य जो शासन राज व्यवस्था में शामिल होने वाले कुलीन वर्ग को तैयार करना था, जो कि वहाँ अपने आप को सफल बना सके। चूँकि लोकतंत्र की पद्धति थी वहाँ पे, तो लोकतंत्र की पद्धति में भाषण कला, वाक्पटुता, तर्क में पारंगत होना जैसी चीज़ें जो है वो काफ़ी प्रभावी मानी जाती थी। एक अन्य कारण से भी प्रभावी मानी जाती थी कि न्यायिक व्यवस्था में यदि कुलीन वर्ग के अधिकारी, सेनापति, सैन्य अधिकारी, अगर उनको अभियोजित किया जाता था, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था, उसमें भी उनके जान की सुरक्षा उनके बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखने और अपनी
रक्षा करने में एक सहायक भूमिका तर्क शक्ति, भाषण कला पहुंचाती थी, और इसलिए भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता था या महत्वपूर्ण माने जाना लगा था समाज के कुलीन वर्गों में कि वो सोफिस्टों से शिक्षा ग्रहण करें। इसी कारण से जो है जो सोफिस्टों का जो तरीका था, जैसे मतलब ये भी उसमें था कि वो शुल्क के द्वारा ही शिक्षक थे और शुल्क लेते थे पढ़ाने के उसमें। उन्होंने जो इस दौरान शिक्षा के दौरान, जो कुलीन वर्ग की शिक्षा के दौरान जो विचार विकसित किए, वो उसमें से कुछ ऐसे विचार भी हुए जो कि बाद में राजनीतिक विचारों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार और भूमिका तैयार करी या उसको प्रभावित करा। इसी कारण से बारकर इनके बारे में कहते हैं कि ये आधे शिक्षक तथा विचारक थे और आधे ऐसे विचारों के प्रचारक थे जो नया था, विलक्षण था, लेकिन विरोधाभासपूर्ण था, लेकिन सम्मोहक था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये वास्तव में जो है मिथ्याचारी और दार्शनिकता का सम्मिश्रण थे। सोफिस्टों के बारे में, जो विद्वान शिक्षकों के बारे में, जो सोफिस्ट कहलाते थे यूनान में, एथेंस में और यूनान में। बिल ड्यूरेंट ने तो यहाँ तक कहा कि हालांकि इन्होंने यूरोप के लिए व्याकरण और न्यायशास्त्र का आविष्कार किया, द्वंद्ववाद की आधारशिला रखी, लेकिन भ्रम पैदा करने वाली बातों का पता लगाने और साथ में उसके प्रयोग की कला भी सिखाई। ये कितनी बड़ी बात है उन्होंने कही जो इनके बारे में, जो इनकी जो प्रकृति थी शिक्षा की या विचार की, उसको दर्शाता है कि इन्होंने भ्रम पैदा करने, समाज में कौन सी बातें भ्रम पैदा करती है उसका पता लगाने हैं, लेकिन साथ में उसका प्रयोग की कला भी सिखाई, जिससे कि आप अपने को सफल बना सके। ये एक कह सकते हैं कि नीतिविहीन राजनेता या मानव की जो है इन्होंने एक आधारशिला रखी कर। सोफिस्टों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनके चिंतन के केंद्र में कोई पारलौकिक युग नहीं था, कोई धार्मिक सत्ता नहीं थी, बल्कि व्यक्ति था। आप संक्षेप में इसे मानववाद भी कह सकते हैं। मनुष्य ही, उनके अनुसार मनुष्य ही मनुष्य का सर्वप्रमुख अध्ययन विषय है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने न तो पारलौकिक सत्ता, न किसी धार्मिक सत्ता के बारे में बात करी या उसको केंद्र में रखा, बल्कि उसने मनुष्य को केंद्र में रखा। उनके हिसाब से कोई भी जो सत्ता, राज्य सत्ता है, खास करके राज्य सत्ता, राज्य के बारे में उनकी धारणा ये थी कि राज्य का निर्माण मनुष्यों ने करा। इस अर्थ में वो एक कृत्रिम संस्था थी। क्यों करा? सामान्यतः यह कमजोर लोगों के द्वारा सृजित थी, मजबूत लोगों से रक्षा के लिए। इसलिए उन्होंने राज्य की रचना करी, संरचना करी। जाहिर सी बात है, इस हिसाब से राजा या राज्य जो है वो कोई अलौकिक पारलौकिक सत्ता का प्रतिनिधि नहीं था, बल्कि मनुष्य के आवश्यकता के कारण एक व्यवस्था विकसित करा, कृत्रिम व्यवस्था थी जिसको व्यक्ति ने विकसित करा था। ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी जो है सोच था। दूसरा, उनका मानना था कि कोई भी सत्य जो है ना, पूर्ण सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है। व्यक्ति कभी भी पूर्ण सत्य को नहीं जान सकता है। वह जिस भी सत्य को जानता है वो उसके सापेक्ष में सत्य है। हो सकता है कि दूसरे के लिए वो असत्य हो। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो सीधी सी बात कर रहा है क्या कि कोई भी सत्य जो है वो पूर्ण सत्य नहीं है। वो आपके लिए सत्य हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह सत्य हो।
तो सत्य को सापेक्षिक है, आपके लिए वो चीज़ सापेक्षिक, आपके लिए वो सही है, दूसरे के लिए वो गलत हो सकता है या नहीं सही हो सकता है। तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार सत्य जो है वह अपना अर्थ बदलता है। सत्य है नहीं है, इन चीज़ों का निर्धारण देश काल परिस्थितियों के अनुसार होता है, क्योंकि कोई भी सत्य जो है पूर्ण सत्य नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। सोफिस्टों का ये महत्व जो है यूनानी राजनीति में इसलिए माना जाता है क्योंकि जो विकास, उनके विचारों का विकास हुआ, वह या तो उनके समर्थन या उसको ज़्यादा परिष्कृत करने या उसके विरोध में आपने जो विचार यूनानी विचारकों ने रखी, उसके कारण से काफ़ी जो है एक बाद में जो सुव्यवस्थित राजनीतिक विचार का विकास हुआ उसमें असर देखा जाता है। खास करके मानववाद और बुद्धिवाद तर्क जो है, यह बाद में काफ़ी जो व्यवस्थित राजनीतिक विचार का विकास यूनान में हुआ उसको काफ़ी